हेलो एवरीवन, सो ये हमारी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की क्लास है और आज की क्लास में हम हिंदी का 2017 में जो पेपर हुआ था उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। सो हिंदी का जो पेपर होता है वो टोटल 25 मार्क्स का होता है और उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 आवर का होता है। तो आपको 1 आवर में सारे क्वेश्चन को कम्प्लीट करना होता है, जिसमें से 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके अलावा 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और 7 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमेशा की तरह मैं आपको जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो इस पेपर से सॉल्व कराने वाली हूँ। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके मैं आपको हैंड रिटन आंसर देने वाली हूँ। तो चलिए पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। रानी केत की कहानी के रचयिता हैं किशोरी लाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, ईशा अल्लाह खां या प्रेमचंद। सो जो रानी केत की कहानी है इसके रचयिता हैं ईशा अल्लाह खान। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। तो जो कवि शब्द है उसका स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। और किस तरीके से लिखा जाता है, जो ऑप्शन नंबर 4 में है वो एकदम सही लिखा हुआ है, कवयित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है, प्रतिज्ञा, संख्या, बोली या फिर भाषा। तो व्याकरण में वचन शब्द का जो राइट आंसर होता है वो होता है संख्या। एक वचन और बहुवचन किसके थ्रू पता लगती है, संख्या के थ्रू ही तो पता लगता है एक चीज़ है या ज़्यादा चीज़ है। अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अच्छाई, मानवता और बचपन आप इसको छू नहीं सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, केवल और केवल फील करते हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर 3 इसका ठीक होगा। हमारा 5th बहुविकल्पी प्रश्न है कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है। परिमाण बोधक विशेषण वो विशेषण होते हैं जो परिमाण का बोध कराते हैं। कैसा, लाल, तिकोना या फिर थोड़ा। मुझे थोड़ा दूध दे दो मतलब परिमाण को बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो कंप्लीट होते हैं। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये देखिए 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। प्राउपसर्ग से बनने वाले शब्द, इनके आंसर मैं आपको अपने नोट्स के थ्रू कराती हूँ। पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। तो उपसर्ग क्या होता है, जो किसी भी शब्द के आगे जुड़ता है। तो उपसर्ग का अर्थ क्या है, आगे, पहले या सर्वोत्तम, अधिक। ये सब क्या है, जो शब्द है उसके अर्थ हैं। प्लस 4 क्या बना, प्रचार। प्लस भाव क्या बना, प्रभाव। प्लस सन, प्रसन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यय किसे कहते हैं। तो वे शब्द जो कि शब्दांश के अंत में जोड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं या परिवर्तन लाते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय शब्द के कहाँ जुड़ते हैं, अंत में जुड़ते हैं। जैसे कि अच्छा प्लस ई, अच्छी। पढ़ प्लस आई, पढ़ाई। ठीक है। अपना प्लस पन, अपनापन। लड़क प्लस पन, लड़कपन। सो ये सब क्या है, प्रत्यय से जुड़ के बनने वाले शब्द हैं। और ये जो नए शब्द बनते हैं वो अपने मूल शब्द से मिलते जुलते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काल कितने प्रकार के होते हैं। तो जिन शब्दों से किसी क्रिया के होने या करने का बोध होता है कि वो किस टाइम में हो रही हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौन वाचन के 2 उद्देश्य लिखिए। मौन वाचन क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को बोल बोल के नहीं पढ़ते हैं बल्कि मन ही मन में पढ़ लेते हैं लिखित सामग्री को, तो उसे ही हम मौन वाचन कहते हैं। तो मौन वाचन के उद्देश्य इस प्रकार है। सबसे पहला है अर्थ ग्रहण करने में सुधार या फिर अर्थ ग्रहण में वृद्धि होती है इसके थ्रू। मौन वाचन के द्वारा उसके अर्थ को सहजता के साथ ग्रहण किया जा सकता है। नेक्स्ट है गति में वृद्धि होती है। मौन वाचन से जब पाठन गति को बढ़ाने में सहायता मिलती है, क्योंकि बच्चा क्या होता है अपनी एनर्जी को बोलने में वेस्ट नहीं करता है, वो सीधे अपने मन ही मन उस चीज़ को पढ़ता जाता है, एकाग्रता से साथ पढ़ता है और उसका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों का नाम लिखिए। तो सबसे पहले छोटी सी एक डेफिनेशन दे दीजिएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है। जिन सर्वनामों का इस्तेमाल किसी व्यक्ति, जीव, जानवर, वस्तु, स्थान या विचार के लिए किया जाता है उसे ही हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद है वो 3 है। सबसे पहला है उत्तम पुरुष। वक्ता स्वयं के लिए जिन सर्वनामों शब्दों का प्रयोग करता है उसे ही हम उत्तम पुरुष कहते हैं।
तो सबसे महान कौन हूँ, मैं हूँ, या फिर मैं अपने लिए क्या शब्द का यूज़ करूँगी, हम। तो उत्तम पुरुष में क्या आता है, मैं और हम, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा महान है तो हम अपने आप को ही उत्तम स्थान पर रखेंगे। दूसरा है मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में क्या आएगा, जिसे संबोधित करते हुए कुछ कहा जाता है उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। अब मध्यम में मैं किससे बात करूँगी, किसको संबोधित करूँगी, तुम्हें ही तो करूँगी, तो तू, तुम, आप, तुम्हारा, ये सब क्या हो गया हमारा मध्यम पुरुष। नेक्स्ट आता है अन्य पुरुष। किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जब बात की जाए या उसके बारे में कुछ लिखा जाए तो हम अन्य पुरुष का प्रयोग करते हैं, जैसे कि यह, वह, ये, वे आदि। अब हमारे यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। पहला क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न है, गद्य और पद्य में अंतर लिखिए। तो किसी भी चीज़ के कभी भी आपको अंतर लिखने को आए तो हमेशा आप इस टाइप से ही लिखिएगा, एक तरफ गद्य डाल दीजिएगा, दूसरी तरफ पद। गद्य में तथ्यात्मक बातें लिखी जाती हैं, जबकि पद में भावनाओं का वर्णन होता है, मतलब कि तथ्यात्मक फैक्ट से रिलेटेड है, भावात्मक मतलब कि मन से रिलेटेड है। तर्क, वितर्क, विवेचन और व्याख्या की प्रधानता होती है, लेकिन पद में क्या होता है, सहानुभूति, भाव और कल्पना शक्ति की प्रधानता होती है। गद्य में बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है, जबकि पद में भाव तत्व की प्रधानता होती है। गद्य में तुकबंदी का विशेष महत्व नहीं होता, जबकि पद में तुकबंदी का एक विशेष महत्व होता है। गद्य में अलंकारों का प्रयोग नहीं होता, जबकि जो पद होता है उसमें अलंकारों का, छंद का और रस का उपयोग होता है। गद्य को पढ़ना काफ़ी आसान होता है, लेकिन अगर मैं पद को पढ़ने की बात करूं तो उसको पढ़ना मुश्किल होता है। ठीक है। और गद्य के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, निबंध हो गया, आत्मकथा हो गया। और पद के क्या क्या उदाहरण है, कविता हो गया, गीत हो गया, गाना हो गया, ये सब क्या है, पद के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन लिखिए। देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति क्या होती है, जब कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करता है तो उसे ही हम मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। अब यहाँ पे मौखिक अभिव्यक्ति के साधन पूछे हैं, तो मौखिक अभिव्यक्ति के साधन निम्न प्रकार है। सबसे पहला है भाषण। भाषण आपने देखा होगा, बहुत से लोग भाषण देते हैं, नेता वगैरह सब भाषण देते हैं। तो ये एक औपचारिक तरीका है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने बोलकर प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ये औपचारिक तरीका है। दूसरा है वाद विवाद। अब वाद विवाद में क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, किसी एक ही टॉपिक में, मतलब कि एक ही विषय पर उसके पक्ष में और विपक्ष में अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, तो ये होता है वाद विवाद। चर्चा क्या होती है, चर्चा में व्यक्तियों को एक समूह होता है, अब वो समूह छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, किसी एक ही विषय पर अपने अपने विचार देते हैं वो लोग और उन विचारों को साझा करते हैं, तो वही होती है चर्चा। अभिनय में क्या होता है, अभिनय आपने देखा होगा, रामलीला वगैरह ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी। तो अभिनय में हम अपनी आवाज़ का, शरीर की भाषा का, चेहरे के भाव का प्रयोग करके अपनी भाषा, अपने मतलब जो भी लैंग्वेज होती है उसको व्यक्त करते हैं। ठीक है। अभिनय में हम दूसरे के भाव और विचारों को समझते हैं, जैसे कि हम कोई जो लड़की है वो सीता जी का रोल कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग ही अपने हाव भाव देगी, वैसे ही डायलॉग बोलेगी, है ना। और कहीं वो दूसरा इंसान रावण का रोल कर रहा है तो वो रावण की तरह हाव भाव प्रस्तुत करेगा और हम उसकी बातों को समझ पाएंगे, अच्छा ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, अच्छा ऐसे कह रहे हैं, तो ये सब। नेक्स्ट है कहानी सुनाना। देखिए, कहानी सुनाना क्या होता है, एक शिक्षण का एक बहुत ही मनोरंजन जग वाला पार्ट होता है। इसमें बच्चे क्या होते हैं, खूब ज़्यादा इंगेज होते हैं। तो ये एक मनोरंजक तरीका होता है जिसमें हम अपनी कल्पना शक्ति और भाषा कौशल का उपयोग करते हुए हम किसी को अपनी मौखिक भाषा के द्वारा कोई कहानी सुनाते हैं। ठीक है, ये हमारे मौखिक भाषा के साधन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का इस्तेमाल किसी व्यक्ति, वस्तु के मध्य संबंध को बताने के लिए किया जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे कि जो सो, जिसका, जितना उतना, जैसा वैसा, जो, कि, यहाँ वहाँ आदि। ठीक है। अब इसके उदाहरण देख लीजिए। जो लड़का पढ़ रहा है वह मेरा भाई है, तो यहाँ पे जो वह है वो कैसा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंध बता रहा है कि जो लड़का सो रहा है वह ही मेरा भाई है। जिसका घर बड़ा है वह अमीर है, तो यहाँ पे वह क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि संबंध बता रहा है ये।
दो सेंटेंसेस की भी संबंध बताने का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम बहुब्रीहि समास। जिस समास में कोई पद प्रधान ना हो, मतलब कि दोनों शब्द मिलकर कोई नया ही अर्थ प्रकट करे या फिर कोई एक विशेष ही अर्थ प्रकट करे, तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। मतलब कि समास में दोनों पद में से कोई भी प्रधान नहीं होता है, बल्कि ये कुछ अलग ही अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है। बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही किसी अन्य संज्ञा का विशेषण होता है। जैसे कि उदाहरण है दशानन, मतलब कि 10 है आनंद, जिसके आनंद का मतलब होता है सर, तो वो कौन है? रावण। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, या 3 नेत्रों वाला, मतलब कि शिव जी। पीतांबर, पीत मतलब कि पीला, अंबर मतलब कि वस्त्र, है जिसका, तो वो है कृष्ण जी। नीलकंठ, नीला है कंठ मतलब कि गला जिसका, तो किसका है? शिव जी का। ये सब बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। लंबोदर, लंबा है उदर मतलब कि किसे कहते हैं? पेट को, जिसका, तो वो कौन है? हमारे गणेश जी। तो ये हमारा बहुब्रीहि समास है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था इस वाले पेपर में। ये था कि प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, क्या क्या उपयोगिता हो सकती है। हाँ, उपयोगिता पूछी थी। आंसर यही होगा। पहला है रुचि का विकास। प्राथमिक स्तर पर कहानी सुनाने से बालकों में उस विषय वस्तु के प्रति रुचि जागृत होती है, तो वो पाठ्य पुस्तक को, जो भी पाठ्य सामग्री होती है, उसको जल्दी से सीख जाता है। और जब किसी बच्चे की किसी चीज़ में रुचि होगी तो वो फटाफट चीज़ों को सीख लेगा, चाहे वो कितनी भी टफ हो। ठीक है। नेक्स्ट है कल्पना शक्ति का विकास। प्राथमिक स्तर पर बालक के मन मस्तिष्क में काफ़ी कल्पनाएं चलती रहती हैं, जैसे परियों की कहानी, दिवा स्वप्न आदि। कहानी द्वारा बालक की कल्पना शक्ति को तर्क से जोड़ा जाता है। कहानी शिक्षण के उद्देश्य, यहाँ पे आप लिख के आइएगा कहानी शिक्षण की उपयोगिता। जिस तरीके से क्वेश्चन है उस तरीके से हेडिंग बना लीजिएगा। क्या क्या इसकी उपयोगिता है? मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति का विकास होता है, भावात्मक व चित्रात्मक शक्ति का विकास होता है, ध्यानपूर्वक सुनकर अर्थ ग्रहण करने की शक्ति का विकास होता है, साहित्यिक रुचि का विकास होता है, चरित्र निर्माण में सहयोग मिलता है, और साथ ही साथ क्या होता है? कहानी लिखने में रुचि का विकास होता है। तर्क शक्ति का विकास किस तरीके से होता है? कहानी सुनाने पर बच्चे कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि प्रश्न पूछते हैं, जिससे उनकी तर्क शक्ति के साथ साथ वैज्ञानिक प्रवृत्ति का भी विकास होता है। और क्या होता है? सामाजिक गुणों का विकास होता है। ठीक, कहानी जो होगी हमारे आसपास के सामाजिक वातावरण की होगी, तो जब वो उस कहानी को सुनेंगे तो वो आसपास के सामाजिक वातावरण के बारे में भी और ज़्यादा जानेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। पहले हम हेडिंग डालेंगे क्रिया विशेषण। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, हिरण तेज भागता है, तो इस वाक्य में जो तेज है वही क्या है? क्रिया विशेषण है, जो क्रिया भागने की विशेषता बता रहा है। राम अच्छा लिखता है, तो यहाँ पे जो अच्छा है वो क्रिया विशेषण है, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिया जो कि क्या हो रही है? लिखना, लिखता, उसकी विशेषता बता रहा है कि वो कैसा लिखता है? अच्छा लिखता है। कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो इस वाक्य में जो धीरे धीरे है, क्या है? जो धीरे धीरे है वो हमारा क्रिया विशेषण है, क्योंकि जो चलना है, चलना जो कि कार्य हो रहा है, चलना, उसकी विशेषता बताने का काम कर रहा है कि वो किस तरीके से चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तेज तेज नहीं चल रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है जो इस ईयर आया था। उसके बाद 2019 का भी जो भी पेपर है हमारा प्रीवियस ईयर, 2019 नहीं 17 का, वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर पूछे गए हैं आपसे। तो उपसर्ग और प्रत्यय, एक साइड हम उपसर्ग लिख लेंगे, एक साइड हम प्रत्यय लिख लेंगे। ठीक है। उपसर्ग क्या है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग। इसी तरीके से जो हमारा प्रत्यय है वो भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस ए। उपसर्ग जो होता है वो किसी भी शब्दांश के प्रारंभ में जुड़ता है, जबकि जो प्रत्यय होता है वो किसी भी शब्दांश के अंत में जुड़ता है। ठीक है। उपसर्ग शब्द का अर्थ को या फिर तो बदल देते हैं या फिर कोई एक नया शब्द उसको थोड़ा नया रूप दे देते हैं, लेकिन जब हम किसी भी शब्द में प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या होता है कि जो नया शब्द बनता है वो मूल शब्द से मिलता जुलता है, मतलब ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं आते हैं। उपसर्ग का उपयोग करना प्रत्यय की अपेक्षा में थोड़ा कठिन होता है, जबकि प्रत्यय का उपयोग करना बहुत ही ज़्यादा ईजी पीजी होता है।
अधिकांश उपसर्ग का अपना एक स्वतंत्र अर्थ होता है, लेकिन जो अधिकांश प्रत्यय होते हैं उनका अपना कोई एक स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि अप प्लस मान अपमान, आ प्लस सत्य असत्य, अनु प्लस प्रयोग अनुप्रयोग, समाज प्लस एक सामाजिक, भला प्लस आई भलाई, गुण प्लस वान गुणवान। सो यहाँ पे हमारा 2017 का भी जो हिंदी का प्रीवियस ईयर है वो कंप्लीट होता है। बस अब एक और प्रीवियस ईयर आपको मुझे कंप्लीट कराना है 2016 का, उसके बाद हिंदी के जितने भी प्रीवियस ईयर है वो कंप्लीट हो जाएंगे। बाय एंड हैव अ गुड डे।